हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में पोषण के बारे में देखा था, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं। जो भी हम फूड का पाचन करते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, अगर वो उसका डाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं। जो भी फूड है, फूड अगर जैसे कि मैं फूड बोल रही हूँ तो फूड में हमारा क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स। ये कोई भी फूड लेने पे हमें ये सब प्राप्त होता है। जब कोई भी फूड कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उसका पाचन करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज। प्रोटीन का पाचन करने पे क्या प्राप्त होता है, अमीनो एसिड। फैट का पाचन करने पे फैटी एसिड। और वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स, इनका ये डायरेक्ट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इनका पाचन नहीं होता, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो ऊपर वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, पहले इनका पाचन होता है, उसके बाद हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है। और पाचन भी वहीं होता है जहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। और हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में एंजाइम पाया जाता है। आगे देखते हैं अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला होता है आहार नाल और दूसरा है सहायक पाचक अंग। आहार नाल भोजन को पचाने का मेनली कार्य कौन करता है, आहार नाल ही करता है। और इसके भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। और जिस भी फूड को आहार नाल नहीं पचा पाता है उसकी हेल्प करने के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं, सहायक पाचक अंग, जिसमें आते हैं लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स। आहार नाल हमारी 33 फीट लंबी होती है, जिसके अंदर आते हैं मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के अंदर आती है गृहिणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। बड़ी आंत के अंदर आते हैं सीकम, बृहरांत्र और मलाशय। आगे देखते हैं हम मुख। पहला है मुख। मुख क्या करता है, यह आहार नाल का पहला अंग होता है तथा इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों के द्वारा होता है। मुख का निर्माण किस किस अंग के द्वारा होता है, अब ये देखते हैं। मुख का निर्माण होता है, एक तो होता है तालु, जिसे पैलेट बोलते हैं। दूसरा होता है जीभ, जिसको टंग बोलते हैं। और तीसरा होता है लार ग्रंथियां, जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और चौथा होता है दांत, जिनको टीथ बोलते हैं। पहले हम देखते हैं तालु। तालु यह मुख का ऊपरी हिस्सा होता है, रूफ होता है ये। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा हार्ड पैलेट और दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। कठोर तालु और कोमल तालु। कोमल तालु क्या होता है, ये हमारे मुख का आंतरिक भाग होता है, जो कि वी शेप के आकार में होता है। मांस की एक संरचना होती है जो कि लटकी रहती है हमारे मुख के अंदर, जिसको बोलते हैं यवला। और यह हमारे भोजन को निगलते समय नाक का जो छिद्र होता है उसको ढक देता है, जिससे कि जो हमारा भोजन है वो हमारी नाक में ना जाए। अब देखते हैं जीभ, टंग। यह मुख का निचले भाग का निर्माण करती है। जीभ क्या करती है, हमारे मुख के निचले भाग का निर्माण करती है। इसका कार्य भोजन को लार में मिक्स कर देना और जीभ भोजन को निगलने और बोलने व भोजन के स्वाद की पहचान करने में सहायता करना है। टंग का क्या क्या कार्य है, भोजन को लार में मिलाना, भोजन को निगलने और बोलने व भोजन के स्वाद की पहचान करने में सहायता करता है टंग। ठीक है। और टंग में 3 प्रकार की टेस्ट बर्ड होती हैं टंग में। वो कहाँ कहाँ होती हैं, ये हमारी टंग की संरचना है, स्ट्रक्चर है। आगे के भाग से हमें मीठे का और नमकीन का पहचान होती है। साइड वाले भाग से हमें खट्टे की पहचान होती है, टेस्ट की। और पीछे वाले भाग से हमें कड़वा और तीखे की पहचान होती है। अब हमारा है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों में मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली है हमारी सबलिंगुअल, और दूसरी है हमारी पैरोटिड, और तीसरी है सब मैक्सिलरी। सबलिंगुअल कहाँ पे होती है, हमारे जीभ के नीचे होती है और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। दूसरा है हमारा पैरोटिड लार ग्रंथि।
ये कहाँ पे होती है? हमारे कान के नीचे होती है और ये लार्जेस्ट लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारी कहाँ पे होती है? कान के नीचे, जो कि होती है पैरोटिड। और तीसरी हमारी है सब मैक्सिलरी। ये कहाँ होती है? जबड़े में धसी होती है और ये बीच की इंटरमीडिएट लार ग्रंथि होती है। सबसे छोटी हमारी कौन सी होती है? जीभ के नीचे, कान के नीचे सबसे बड़ी होती है और जो जबड़े में धसी हुई होती है वो होती है हमारी मंझला लार ग्रंथि, यानी कि इंटरमीडिएट, बीच की लार ग्रंथि, ना बड़ी ना छोटी। ठीक है। और जो गलसुआ मम्स हो जाते हैं, यह रोग में पैरोटिड लार ग्रंथि अफेक्ट होती है और बड़ी होने लगती है। हमारे जो मम्स हो जाते हैं ये कैसे हो जाते हैं? जो हमारी पैरोटिड लार ग्रंथि होती है ये अफेक्ट हो जाती है और बड़ी हो जाती है, तब क्या हो जाता है? गलसुआ रोग हो जाता है। और हमारी लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8, हल्का अम्लीय होता है। लार ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं ये डेली 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं। और भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही स्टार्ट होता है। 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है और उसे कार्बोहाइड्रेट को जो टाइलिन एंजाइम है शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और यही कारण है कि जब हम रोटी को अच्छी तरह खाते हैं तो वह मीठी लगने लगती है। अब देखते हैं हम दांत, टीथ। लार में लाइसोजाइम पाया जाता है जो भोजन के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। लाइसोजाइम क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है जो कि हमारे खाने में जो भी बैक्टीरिया आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। अब हमारा 4th पॉइंट है टीथ। अब टीथ यानी कि दांत, इसके बारे में देखते हैं। टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। टीथ का जो हमारा ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं क्राउन और नीचे वाले भाग को बोलते हैं रूट। और इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है टीथ की, ये होती है एनेमल ऑफ टीथ। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर होता है उसे रूट बोलते हैं और बाहर वाले भाग को क्राउन बोलते हैं। दांत की आउटर मोस्ट लेयर को एनेमल ऑफ टीथ बोलते हैं, जो कि सबसे कठोर हिस्सा होता है हमारी बॉडी का। इसकी कठोरता का कारण होता है फ्लोरीन। जो हमारी एनेमल ऑफ टीथ है, जो हार्ड है, इसकी हार्डनेस का कारण क्या है? इसकी हार्डनेस का कारण होता है फ्लोरीन। अब देखेंगे दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो कि फूड को पकड़ना और काटने का कार्य करते हैं। और कैनाइन 4 होते हैं जो चीड़-फाड़ करते हैं भोजन की। और प्रीमोलर होते हैं 8, जो कि फूड को चबाने का कार्य करते हैं। और मोलर होते हैं 12, ये फूड को पीसने का कार्य करते हैं। और 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, जिनको दूध के दांत बोलते हैं। अभी हमने मुख के अंदर क्या क्या पढ़ा था? टीथ, टंग, पैलेट और सलाइवरी ग्लैंड्स। हमने ये चारों कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा आहार नाल का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, ग्रसनी तथा ग्रास नली, फेनिक्स और ओसोफेगस। फेनिक्स आहार नाल का एक ऐसा अंग है जो भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है। ग्रसनी से भोजन ग्रास नली की सहायता से आमाशय में पहुंचा दिया जाता है, जबकि वायु नली की सहायता से फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। ग्रसनी तथा ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। मतलब जो फेनिक्स है और ओसोफेगस है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। यह केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं होता। ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसीलिए ये भोजन का पाचन नहीं करते हैं। ये केवल स्टमक तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं।
अब आगे देखते हैं स्टमक। स्टमक आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। स्टमक में प्रोटीन का 70% पाचन होता है। हमने अभी देखा था मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है। उससे आगे फिर ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। मुख में पाचन हमारा लार की हेल्प से होता है, जिसमें मुख में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसलिए हमारी 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। और आमाशय में हमारा प्रोटीन का पाचन होता है जो कि 70% हो जाता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन एंजाइम सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन जो कैसिन प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। रेनिन और पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है? HCl एक्टिव करता है। प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेनिन और पेप्सिन को HCl एक्टिव करते हैं। पांचवा है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है। ये 3 भागों से मिलकर बना है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या करता है? ये भोजन का सर्वाधिक पाचन करता है क्योंकि इसमें 2 प्रकार के एंजाइम जूस पाए जाते हैं। पहला होता है पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज में पाया जाता है। दूसरा होता है बाइल जूस जो कि लिवर में पाया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? इसमें भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? भोजन को पचाने वाले सारे एंजाइम्स होते हैं और ये 95% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ड्यूडेनम में ही होता है। 5% तो मुख में हो जाता है लार के द्वारा और 95% ड्यूडेनम में हो जाता है और 70% प्रोटीन का पाचन हमारा स्टमक में होता है और 30% ड्यूडेनम में हो जाता है। और दूसरा है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? इसका निर्माण होता है लिवर में बाइल जूस का, और यह कहाँ पे स्टोर रहता है? लिवर में निर्माण होता है। लिवर से निर्माण होकर ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और इसका कार्य होता है फैट को जल में घुलनशील बनाना, फैट का पायशीकरण करना। और छोटी आंत की इंटरनल वॉल में अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे विली कहते हैं और यह फूड को एब्जॉर्ब करने में तथा आहार नली में गति प्रदान करने में हेल्प करती है। जो छोटी आंत है उसमें इंटरनल वॉल में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ठीक है। अब है जेजुनम। जेजुनम क्या करता है? यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है और ये भोजन का एब्जॉर्प्शन करता है। जेजुनम और इलियम ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल एक्सेट्रा इन सब का एब्जॉर्प्शन करता है और यहाँ पर भोजन का एसिमिलेशन होता है। भोजन का एसिमिलेशन मतलब पोषण, जितने भी पोषण तत्व होते हैं भोजन में उन सबको ब्लड में मिलाने का कार्य करता है। अब देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई होती है 5 फीट की और यह भी 3 भागों से मिलकर बना है। पहला है सीकम, दूसरा है रेक्टम और तीसरा है कोलन। सीकम क्या करता है? ये सेलुलोज का पाचन करता है और ये इसके राइट साइड में अपेंडिक्स होती है जो कि सेलुलोज के पाचन में हेल्प करती है। और दूसरा है रेक्टम और कोलन। ये क्या करते हैं? यह ना बड़ी आंत के सबसे चौड़े भाग होते हैं कोलन, और यह जल का सबसे ज़्यादा अवशोषण कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? बृहदांत्र यानी कि कोलन में ही होता है। यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम।